हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन जो इम्पॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा, तो उसका ही सोल्यूशन देने वाली हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये चैनल एब्सोल्युटली 100% फ्री चैनल है। इस पर जितने भी वीडियो कंटेंट्स अवेलेबल है एजुकेशनल, वो सारे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी थी कि करेक्ट ऑप्शन चूज कर आपको लिखना था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑल क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की, तो वहां पर से आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीजन। तो सबसे पहला यहाँ पर ऑन डिसोल्यूशन के बाद कैश और बैंक अकाउंट इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, तो ये ट्रू है। सिंपल डिसोल्यूशन मेथड में ऑटोमेटिकली कैश एंड बैंक जो अकाउंट होता है वो क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पर हमें ट्रू लिखना है। एंड आंसर में रीजन में हमको लिखना है कि ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हमें पे ऑफ करना होता है आर पेड ऑफ ऑन डिसोल्यूशन एंड द बैलेंस अमाउंट जो होता है, जो अगर कोई अमाउंट बच गया बैलेंस कैश एंड बैंक में तो वो पार्टनर्स को पे कर दिया जाता है, और अगर है ना लाना बाकी है तो वो दैट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इफ एनी। अगर कोई भी ऐसा अमाउंट पेड ऑफ एंड रिसीव्ड का है तो वो लेना देना हो जाता है कैश एंड बैंक अकाउंट में। सो कैश एंड बैंक अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। देन सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। ये कैसे हो सकता है? हमेशा मार्केट प्राइस पे वैल्यू होता है उसकी, हम रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा नहीं है। विच एवर इज लेस वाला केस है, तो यहाँ पर हमें फॉल्स लिखना है। एंड हम आंसर में लिखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। मान लीजिए 10,000 कॉस्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस 8,000 है, तो मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। और है ना 8,000 कॉस्ट प्राइस है, मार्केट प्राइस 10,000 है, तो भी 8,000 ही हमको लेना है। तो आपको एक सिंपल फंडा है, आपको याद रखना है फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के टाइम पर भी, कि जो अमाउंट छोटा वाला अमाउंट है, स्मॉलर अमाउंट है, वो ही आपको है ना ले लेना है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। देन शेयर्स आर ऑलवेज इशूड एट पार, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। शेयर्स है ना पार पर भी इशू होता है, प्रीमियम पर भी होता है, डिस्काउंट पर भी होता है, तो रीजन में हम लिखेंगे शेयर्स आर मे बी, शेयर्स में बी, नॉट आर नहीं लिखना है आपको, शेयर्स में बी इशूड एट पार, प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट, प्रीमियम और पार, तीनों ही कोई भी कंडीशन में हो सकता है। नाउ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द मेन मोटिव जो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, इज टू रेंडर मतलब इज टू गिव सर्विस टू द सोसाइटीज को सर्विस देना, एंड नॉट टू मेक प्रॉफिट्स, ना है प्रॉफिट मेक करना नहीं होता है, सर्विस देना होता है इनका मेन मोटिव। देन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लोन फ्रॉम पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लोन फ्रॉम पार्टनर और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अ सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, हैज टू बी ओपन फॉर लोन फ्रॉम पार्टनर। लोन फ्रॉम पार्टनर का सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, एंड द रीपेमेंट जो होता है उसके लोन का जो रीपेमेंट करेगी फर्म, वो उसी अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, सेम अकाउंट में जो सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं लोन फ्रॉम पार्टनर वाला। हैंस इट इज ट्रांसफर, इट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। देन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या? तो यस ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू है। तो इसके रीजन में हम लिखेंगे कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि अनकंडीशनल एंड रिटर्न ऑर्डर होता है, विच इज यूज्ड इन अकाउंटिंग, जिसे हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं। एंड ये क्या करता है? ये बांधता है दो पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, वन पार्टी टू पे एन अमाउंट टू अदर पार्टी, एक पार्टी दूसरे पार्टी को अमाउंट पे करती है। हैंस बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करके लिखना है। देन व्हेन द गुडविल इज रिटर्न ऑफ,
गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। जब गुडविल रिटर्न ऑफ होता है तो गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं होता है, वो क्रेडिट होता है। तो हमें लिखना है कि अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड, इट इज नॉट डेबिटेड, इट इज क्रेडिटेड। देन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मे नॉट बी कस्टमाइज्ड टू मीट द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है क्योंकि ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है कैन बी कस्टमाइज, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं टू मीट द स्पेशल रिक्वायरमेंट, जो भी स्पेशल रिक्वायरमेंट है यूजर की उसको पूरा करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं हम। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स ओनली बैलेंस शीट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम खाली बैलेंस शीट का उपयोग करते हैं, ओनली बैलेंस शीट यूज किया जाता है? तो नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, बोथ आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमको जब भी इस तरीके से आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ओनली बैलेंस शीट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है, इसीलिए बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ। देन आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर की डेथ के बाद में एंटायर अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे अबव स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इसके आंसर में हम लिखेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर द कैपिटल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इज कैलकुलेटेड ऑन द, उसका जो कैपिटल होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ डिसीज पार्टनर का कितना बैलेंस बचा है, जो लास्ट बैलेंस शीट में कितना दिखाई दे रहा है, देन उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस है और रिवैल्यूएशन के समय उसको कितना मिलना चाहिए वो इंक्लूड करते हैं। देन जनरल रिजर्व अप टू द डेथ, जब तक उसकी डेथ तक के, जब तक वो मतलब 6 महीने, अगर फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने तक वो लाइफ था तो 6 महीने तक का जनरल रिजर्व कैलकुलेट किया जाता है एंड द अमाउंट इज देन, और बाद में वो ये जो अमाउंट है कैलकुलेट करने के बाद में इज पेड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, या फिर हम बोलेंगे नॉमिनी ऑफ द डिसीज पार्टनर के नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाता है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। देन 11th वन है रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पर अबव स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को भी जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो रिजर्व्ड प्रॉफिट्स रहते हैं उसका हिस्सा मिलता है क्योंकि वो तो बिजनेस में था ना, ये तो एडमिशन के टाइम पे नहीं मिलता है लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे तो मिलता है। तो यहाँ पे हमको लिखना है ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एनी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू कैपिटल नहीं तो करंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल नहीं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है टू ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में, और ओनली शेयर ऑफ, या फिर खाली जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो उसको दे दिया जाता है टू हिज कैपिटल और करंट अकाउंट में हम दे देते हैं। हैंस रिटायरिंग पार्टनर को भी जो शेयर होता है जनरल रिजर्व का एंड एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं उसको भी मिलता है, he is also entitled to get. Now when goodwill is paid privately to the partners it is not recorded in the books। हाँ, जब प्राइवेटली पे किया जाता है गुडविल तो फिर इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल में एंटर हुआ ही नहीं है बिजनेस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली द अमाउंट डज नॉट एंटर बिजनेस एट ऑल सो नो नीड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखने। नाउ 13th बैलेंस शीट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्या बैलेंस शीट नॉमिनल अकाउंट होता है? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बैलेंस शीट जो है वो स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। पहली बात तो ये अकाउंट है ही नहीं, इसे स्टेटमेंट बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ये बिजनेस की। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, हैंस इट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। नाउ नोटिंग चार्जेस आर टू बी बॉर्न बाय द ड्रॉवर। ड्रॉवर बॉर्न करता है नोटिंग चार्जेस, तो ये फॉल्स है, हमें लिखना है फॉल्स। नोटिंग चार्जेस आर इनिशियली पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। जो जिसके पास बिल होता है उस को पहले पे करना पड़ता है, स्टार्टिंग में वो पे करता है, भले वो एंडोर्सी के पास हो या वो बैंक के पास हो या फिर वो ड्रॉवर के पास हो। इनिशियली वो लोग पे करते हैं और बाद में ये कौन, इसकी रिकवरी जो होती है वो ड्रॉई से होती है। तो हु गेट द बिल नोटेड फॉर डिसऑनर बट लेटर रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रॉई ऑफ द बिल। जिस पे जो बिल है जिस ड्रॉई का होता है उससे फिर कलेक्ट किया जाता है ये डिसऑनर वाला नोटिंग चार्जेस। देन लास्ट वन
अ बिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल। पॉइंट ऑफ डेटर के हिसाब से के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल पेबल होता है। अब बिल डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेबल हम बोलते हैं, एंड क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल रिसीवेबल वर्ड यूज किया जाता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम लिखेंगे अ बिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटर, डेटर दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वन, मतलब बायर, बायर हु इज, मतलब उसने उधार में खरीदा होगा माल, या उधार उसने उधार बोरो किया होगा पैसा, तो हु इज सपोज टू पे द अमाउंट, जिसे अमाउंट पे करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज बिल्स पेबल, जिसे हम बिल्स पेबल बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब इन सिंपल वे, ड्रॉई के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम बिल्स पेबल करके ही रिकॉर्ड करते हैं। जब वर्ड यूज करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, कि बिल्स पेबल, तो वहां पर हम बिल्स पेबल वर्ड यूज करते हैं। तो ड्रॉवर के बुक में बिल्स रिसीवेबल वर्ड यूज होता है, एंड ड्रॉई के बुक में बिल्स पेबल होता है। तो मतलब जो ड्रॉई होता है वो कौन होता है, डेटर होता है, दैट इज अ कस्टमर, बायर ऑफ द बिजनेस। तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने, तो आई होप आपको समझ में आ गए। ये जो ट्रू एंड फॉल्स दिए हैं मैंने, इसके साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक के भी सारे आपको रिवाइज जरूर करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, साथ में टेक्स्ट बुक के भी रिवाइज कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हेल्प हो रही होगी रिवीजन में, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। और इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी धीरे धीरे मैं और अपलोड कर रही हूँ। आगे जो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी है वो सॉल्व कर करके अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो वो वीडियोज़ भी जरूर देखिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।